हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाला इजी लर्निंग पे। आइए, जैसा कि हम चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक क्लास 11 अकाउंट्स हम कर रहे हैं अगला सॉल्यूशन जनरल एंट्री के ऊपर क्वेश्चन नंबर 21। मैं आपको ऑलरेडी 20th तक कंप्लीट सॉल्यूशन जनरल एंट्रीज की करा चुका हूं, तो आज हम करेंगे 21 का पूरा सॉल्यूशन। देखिए, जैसा कि मैंने लेजर का जनरल एंट्री का ये पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। इस तरह से हम जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट बना लेते हैं और हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ सुरेश दिल्ली हु ट्रेड्स इन रेडीमेड गारमेंट्स। ये जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुरेश दिल्ली, जो ऑनर है उनका रेडीमेड बिजनेस है, रेडीमेड गारमेंट का, तो हम उसकी बुक्स में ये एंट्री कर रहे हैं। एक अकाउंटिंग टर्म्स में आपको ये समझना जरूरी है कि किस तरह से इन ट्रांजेक्शंस को हम जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए, आइए करते हैं। 2023 का पहला ट्रांजेक्शन है, सुरेश पेड इन बैंक एज कैपिटल। मतलब क्या हुआ, 1 अप्रैल को 2000 यहां लिख लेंगे, 2023 अप्रैल 1 को सुरेश कैपिटल लेके आए हैं बिजनेस में। इनिशियली जो बिजनेस स्टार्ट किया है तो उन्होंने बैंक में, सुरेश पेड इन बैंक एज कैपिटल 60,000 रुपीज। तो हम क्या करते हैं, आपको वही टेक्निक फॉलो करनी है जो हम मॉडर्न टेक्निक जिसको बोलते हैं लायबिलिटी इनकम कैपिटल। जब भी बढ़ेगी तो हम कर देंगे क्रेडिट, ऐसे ही एसेट्स लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब घटेगी कर देंगे डेबिट। ठीक है, और एक्सपेंस और एसेट्स उनका उल्टा ही होता है। जैसे ही एक्सपेंस और एसेट्स बढ़ेंगे तो हम डेबिट कर देंगे, घटेंगे तो क्रेडिट। वही फॉलो करेंगे, सेम फॉर्मेट, सेम मेथड्स फॉलो करेंगे जनरल एंट्री के लिखने के लिए। तो यहाँ हम जैसा कि बैंक का बैलेंस लेके आ रहे हैं वो, तो हम यहां लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि उन्होंने बैंक में डिपॉजिट करा है। ठीक है, टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ये ट्रांजेक्शन है पहला, कैपिटल अकाउंट। तो यहां हम 60,000 रुपए बैंक बैलेंस में बढ़ा देंगे। करेक्ट, एसेट है बैंक हमारी, कैपिटल होती है लायबिलिटी, तो कैपिटल भी इंक्रीज हो गया और हमारा बैंक बैलेंस जो एसेट है वो भी इंक्रीज हो गया। यहां नरेशन लिखेंगे, सुरेश पेड इन बैंक एज कैपिटल। मतलब ये हुआ कि सुरेश ने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया कैपिटल के रूप में, जो ये लेके आए हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1 अप्रैल को। और 2 अप्रैल को क्या हो रहा है, अगली टेंशन में देख लेते हैं। 2 अप्रैल लिखेंगे यहां डेट, ही बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक। मतलब क्या हुआ कि उन्होंने गुड्स खरीदा और चेक से पेमेंट भी कर दी। इसका मतलब कैश ना जाकर के बैंक से वो बैलेंस कम हो जाएगा। तो परचेज लिखेंगे, क्योंकि परचेज का है ट्रांजेक्शन, ये खरीदने का है, तो हम क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक्स, क्योंकि बैंक से इमीडिएट उन्होंने एक चेक काट के दे दिया जिससे बैंक का बैलेंस हम यहां पर क्रेडिट हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। तो 24,000 रुपए से मेरा परचेज डेबिट हो गया और बैंक का बैलेंस घट गया। तो यहां लिख देंगे परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। ये जनरल एंट्री का नरेशन लिखेंगे हम। आइए कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू मुकुंद एंड कंपनी दिल्ली। मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें हमें पहचानना जरूरी है कि कैश की ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट की। तो ये बिल्कुल यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 3 अप्रैल को मुकुंद एंड कंपनी को हमने सेल करी है, तो गुड्स सेलिंग का है ऑन क्रेडिट, क्योंकि कैश नहीं है, इसमें नाम लिखा हुआ है, तो ये क्रेडिट सेल्स होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 अप्रैल को मुकुंद, जिससे पैसा लेना है, वो डेटर्स बन गया हमारा, मुकुंद एंड कंपनी के अकाउंट को कर देंगे डेबिट टू सेल्स, क्योंकि हमने उसको माल बेचा है, तो ये सेल्स हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कितने से, 6700 से। बिल्कुल समझ के करेंगे, आपने पहले ही काफी सारे सॉल्यूशंस करे हैं, तो आपके जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आप इसको इसी फॉर्मेट में, आप जो हम टेक्निक
फॉलो कर रहे हैं मॉडर्न टेक्निक, उसी को फॉलो करते जाएं, आप इसको कर पाएंगे इसे ईजिली। तो यहाँ हम लिखेंगे नरेशन सोल्ड गुड्स टू मुकान एंड कंपनी, दैट्स इट। हम ये नरेशन लिख देंगे। आइए कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4 अप्रैल को, ये कैश में सेलिंग है, तो कैश में पैसा आ गया हमारे पास, तो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, करेक्ट, क्योंकि पैसा आ गया तो कैश हमारा इमीडिएट डेबिट हो जाएगा 10,900 से। तो इस तरह से अमाउंट लिख देंगे। यहां नरेशन लिखेंगे सोल्ड गुड्स ऑन कैश। तो इस तरह से कंप्लीट होती है हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 4। तो अब हम करेंगे अगली ट्रांजेक्शन अप्रैल 5 में। क्या हुआ है अप्रैल 5 में? पेड सन्ड्री एक्सपेंस इन ए कैश। सन्ड्री एक्सपेंस हमने खर्चा किया है कैश में, तो लिखेंगे 5 अप्रैल में खर्चा डेबिट होता है, तो यहां लिख देंगे सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट टू कैश, क्योंकि कैश हमारा इमीडिएट चला गया, हमने खर्चा कर दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस। जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसी को बोलते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। 3,000 रुपए से मेरा खर्चा डेबिट और कैश निकल गया, तो कैश क्रेडिट। तो इस तरह से लिखेंगे पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश। इस तरह से हमारा ये एंट्री कंप्लीट हो जाती है। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं 8 अप्रैल को। पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग बाय चेक, मतलब ऑफिस फर्नीचर के लिए जो हमने फर्नीचर एंड फिटिंग करी है वो सारा का सारा एसेट्स का सॉल्यूशन है। ये एसेट्स आया है फर्नीचर एंड फिक्चर के नाम से, तो हम उसको डेबिट कर देंगे। तो लिखेंगे 8 अप्रैल में फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, ठीक है, तो हम फर्नीचर के अकाउंट में ही उसको डेबिट कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां कैश नहीं होगा, ध्यान दीजिए, ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है साफ साफ कि पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग बाय चेक 4,000 रुपए। तो बैंक का बैलेंस हमारा 4,000 रुपए कम हो जाएगा, क्योंकि 4,000 का हमने चेक काट के दिया है। पेड चेक फॉर फर्नीचर, ठीक है, बस इतने सा नरेशन लिख देंगे, तो ये हमारी ट्रांजेक्शन हो जाती है जनरल एंट्री की कंप्लीट। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं 9 अप्रैल में। बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश एंड ब्रदर्स। देखिए परचेज, क्रेडिट परचेज है, इसमें कैश का जिक्र नहीं है, इनफैक्ट नाम दिया हुआ है कि किस कंपनी से माल हमने खरीदा, रमेश एंड ब्रदर्स। तो यहां लिखेंगे हम 9 अप्रैल में परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड ब्रॉस, रमेश एंड ब्रदर्स। कितना हमने खरीदा है माल वहां से? 10,600 का, तो हम लिख देंगे 10,600 रुपए। यहां लिख देंगे परचेज, नरेशन में लिखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश एंड ब्रदर्स, करेक्ट। इस तरह से हम इसकी नरेशन भी कंप्लीट कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट करते हैं 11 अप्रैल में। रिटर्न गुड्स टू रमेश एंड ब्रदर्स 1,500 रुपए। मतलब क्या हुआ, पहले तो रमेश से माल खरीदा, फिर उसमें से इस ट्रांजेक्शन में हमने 1,500 रुपए का गुड्स वापस कर दिया, तो ये परचेज रिटर्न का ट्रांजेक्शन है। तो इसको लिखेंगे 11 अप्रैल में। क्या होता है परचेज रिटर्न? देखिए परचेज हमेशा हमेशा डेबिट होती है
और परचेज रिटर्न इसलिए उसका उल्टा, क्योंकि इन्वेंट्री इसमें हमारे पास चली जाती है, जो हमने माल खरीदा हमने रिटर्न कर दिया, तो इन्वेंट्री क्या हो जाती है, आउट। तो और हम इसलिए उसको लिखेंगे टू परचेज रिटर्न, पूरा लिख लेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने से, 1500 रुपए से हमने माल वापस कर दिया। किसको, रमेश एंड ब्रदर्स। देखिए रमेश एंड ब्रदर्स क्रेडिटर था पहले, अब हमने जब उसको माल वापस कर दिया तो वो क्रेडिटर्स कम हो जाएगा। जब भी लाइबिलिटी कम होगी तो उसको कर देते हैं डेबिट, जो हमारा मॉडर्न टेक्निक बोलता है। तो यहां लिखेंगे रमेश एंड ब्रदर्स, करेक्ट, अकाउंट। तो 1500 रुपए के हमारी लाइबिलिटी कम हो गई क्योंकि हमने माल वापस कर दिया। नरेशन लिखेंगे परचेज रिटर्न टू रमेश एंड ब्रदर्स, करेक्ट। तो इस तरह से हम ये 11 अप्रैल की एंट्री को कंप्लीट करते हैं। तो अब हम करेंगे अगली टेंशन। अगली टेंशन है हमारी 12 अप्रैल की, इशूड चेक टू रमेश एंड ब्रदर इन सेटलमेंट 8500 रुपए। देखिए इसको समझ के करेंगे। 8500 रुपए का चेक हमने रमेश एंड ब्रदर्स को दिया है और वो भी सेटलमेंट में, मतलब अब उसको दोबारा पैसा नहीं देना है। तो देखिए 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल को चेक इशू करा है। सबसे पहले समझिए कि चेक हमने सेटलमेंट में 8500 रुपए दिए था, लेकिन देना कितने का था। आप इससे ऊपर वाली टेंशन में जाइए जिसमें से हमने लिखा हुआ है कि 10,600 रुपए का मटेरियल हमने उससे खरीदा रमेश एंड ब्रदर से, 1500 रुपए का माल वापस कर दिया, करेक्ट। इसी से ऊपर अगर टेंशन देखेंगे तो 10,600 का माल खरीदा, 1500 रुपए का माल वापस कर दिया, तो हमारे पास 8,000 9,100 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब हमने माल खरीदा था तो हमारे को 10,600 पे करने थे, हमने उसमें से 1500 रुपए का माल वापस कर दिया रमेश एंड ब्रदर्स को। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9100 रुपीज अभी भी हमें उसे देने हैं। कितने रुपए देने हैं, 9100 रुपीज। और सेटलमेंट में हमने दिया कितना है, जो ये टेंशन कह रही है 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल को हमने एक चेक इशू कर दिया 8,500 का और बोल दिया कि भाई हमारा फुल सेटलमेंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने चेक दिया 8500 का तो इसका जो डिफरेंस है 600 रुपए, वो हमें डिस्काउंट मिल गया ना, रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि हमने 600 रुपए अब नहीं पे करने हैं इसको। तो इसको इस तरह से लिखेंगे एंट्री को। देखिए बैंक बैलेंस कितना घटा हमारा, 2 बैंक अकाउंट, समझ के करते जाएंगे। 8,500 का हमने चेक काटा है रमेश एंड ब्रदर्स को, जो ये हमारी 12 अप्रैल की टेंशन, इशूड चेक टू रमेश एंड ब्रदर्स इन सेटलमेंट, 8,500 का चेक काटा, 8,500 रुपए गया। अब रमेश एंड ब्रदर्स को हमने देने कितने थे, 9100 रुपीज। ध्यान रहे क्योंकि सेटलमेंट का क्वेश्चन है ये, हम पूरी फिगर लिखेंगे। जो हमारी लाइबिलिटी थी रमेश एंड ब्रदर्स, हमने उस लाइबिलिटी को, अब जब पेमेंट कर रहे हैं तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, लाइबिलिटी कम होते ही घटते ही डेबिट, तो यहां लिख देंगे रमेश एंड ब्रदर्स, कितना 9100, क्योंकि 91 रुपए जो हमारी हमें उसे पे करना था, हमारी लाइबिलिटी थी, जो क्रेडिटर था वो 91 रुपए से अब पूरी कम हो जाएगी, क्योंकि अब जो उसका बैलेंस आ रहा था एक 9100 रुपीज जो हमें पे करने थे, उसको डेबिट कम कर दिया, पूरा फुल सेटलमेंट हो गया। अब जो इसका डिफरेंस है, अब आप देखेंगे यहाँ डेबिट में 9100, यहाँ 8500, तो जो डिफरेंस आएगा उसको लिख देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना 600 रुपए।
क्यों? क्योंकि ये 600 रुपये हमें डिस्काउंट मिल गया, अब हमें इसको पे नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इन सेटलमेंट, हमने पूरी सेटलमेंट कर दी। तो यहाँ हम लिखेंगे पेड टू रमेश एंड ब्रदर्स इन फुल सेटलमेंट, इसको समझ के करेंगे इसलिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये डेबिट और 2 अकाउंट हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं। 12 अप्रैल के बाद एक और 12 अप्रैल की टेंशन है, गुड्स कॉस्टिंग 5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मतलब क्या हुआ, जिसकी कॉस्ट वैल्यू 5000 थी वो जलने से डिस्ट्रॉय हो गया। तो क्या लिखते हैं हम, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एक खर्चा है, हम खर्चे के नाम को पहचानेंगे और कर देंगे डेबिट। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि परचेज से ही हमारा वो इन्वेंट्री आया था, इन्वेंट्री की जो कॉस्ट थी, परचेज जब हम माल खरीदते हैं तो डेबिट, तो यहाँ पर जल गया माल, लॉस हो गया, तो उसी परचेज में से वो इन्वेंट्री आउट हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे 5000 रुपये, उसकी वैल्यू 5000 की थी, बुक में लिखा हुआ है 5000 की कॉस्टिंग वाला वैल्यू। तो यहाँ लिख देंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इस तरह से ये हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट कर लेते हैं हम 20 अप्रैल को इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम 4000 रुपये। देखिए समझिए, 12 अप्रैल को हमारा जो मटेरियल खराब हो गया, हमने उसको खर्चे में डेबिट कर दिया। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एक खर्चा का अकाउंट है, ठीक है। अब जब ये ऑलरेडी डेबिट कर दिया तो हमने इसका इंश्योरेंस भी कराया होगा। जो अगली टेंशन है हमारी 20 अप्रैल को, क्या हुआ 20 अप्रैल को, जो ये टेंशन है अगली, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम भी पे कर दिया 4000 का। देखिए मैं आपको सिंपल सा बताऊंगा, यहां पर 5000 का माल हमारा खराब हुआ, लेकिन सेटलमेंट में कितना पैसा आया, सिर्फ 4000 रुपए। तो हम सिंपल सी एक एंट्री करेंगे, बिल्कुल सिंपल, जो हमारा पैसा आया उसको तो लिख देंगे कैश। लेट्स से इंश्योरेंस कंपनी वैसे बैंक से पेमेंट करती है, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हम कैश अकाउंट को ही लेके चलते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 4000 रुपए आ गया। क्रेडिट किसे करेंगे, क्योंकि खर्चा तो हम ऑलरेडी एक बार डेबिट कर चुके हैं, हिट कर चुके हैं। अब क्रेडिट, देखिए इंश्योरेंस कंपनी से जब भी पैसा आएगा तो हम इंश्योरेंस कंपनी को ही क्रेडिट करेंगे, लेकिन हमने इंश्योरेंस कंपनी को अभी तक यहाँ पर जब क्लेम लॉन्च करा था वहां पर कोई एंट्री नहीं करी हमने। भाई क्लेम के लिए हमने फाइल भेजा, पेपर भेजा, उसके लिए कोई एंट्री नहीं करी, हमने सिर्फ फायर की एंट्री करी, परचेज में से माइनस कर दिया। अब सीधा पैसा आ गया, तो हम क्या करेंगे, 4000 डेबिट क्रेडिट इसी अकाउंट को गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय, क्योंकि हमारा खर्चा जो हम ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं वो खर्चा कम हो जाएगा ना भाई 4000 का तो लॉस कम हो रहा है ना, पैसा आ गया 4000, तो इसी अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बहुत समझ के करेंगे, इसी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। हम यहाँ पे हिट ले चुके हैं 5000 का, लेकिन जब 4000 आ गया तो हम 4000 को उस खर्चे को कम कर देंगे ना, क्योंकि 4000 का पैसा आ गया, तो ओवरऑल जो हमारा खर्चा हुआ 1000 का हुआ। भाई 5000 का जला खराब हुआ फायर से, 4000 आ गया, तो नेट लॉस कितना हुआ 1000 का। तो यहां से देखिए 5000 डेबिट 4000 क्रेडिट, तो 1000 का लॉस हुआ। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो इस तरह से हमने 20 अप्रैल की एंट्री, नरेशन लिखेंगे यहां, इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम, दैट्स इट। इस तरह से हम ये 20 अप्रैल की टेंशन को कर देते हैं कंप्लीट। ये तो अब हम कर लेते हैं 30 अप्रैल की कुछ टेंशन्स है, उसे करेंगे हम, लिखेंगे 30 अप्रैल डेट है,
बैंक चार्ज इंटरेस्ट, 200 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया बैंक ने। तो बैंक चार्जेस कहाँ काटता है? बैंक में। ठीक है, हम खर्चे को पहचानेंगे। यहां लिखेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 रुपए टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अपने अकाउंट से ही, इस जो ओनर है उसके अकाउंट से वो पैसे काट लेता है। तो यहां लिखेंगे बैंक चार्जेस चार्ज्ड, बैंक ने चार्ज कर लिए बाय बैंक। तो इस तरह से ये नरेशन भी कंप्लीट कर दी। आइए एक और करते हैं। अगली 30 अप्रैल को ही borrowed from रिद्धि एट 10% पर एनम इंटरेस्ट, 50,000 रुपए का लोन लिया है रिद्धि से। तो ये लोन का है। अब आप देखिए इसके अंदर क्या होगा, पैसा आ गया 50,000 का, तो हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, जिससे लिया पैसा लोन, टू रिद्धि लिख देंगे क्योंकि रिद्धि हमारा एज ए क्रेडिटर हो गया, रिद्धिज अकाउंट। ठीक है, यहां 50,000 हमारे पास पैसा आ गया और लाइबिलिटी भी बढ़ गई 50,000 से। भाई हमें रिद्धि को पेमेंट भी तो करनी है, तो ये लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो कर देते हैं क्रेडिट। यहां लिखेंगे बोरोड, नरेशन है ये, बोरोड फ्रॉम रिद्धि एट 10% पर एनम, दैट्स इट, ये लिखेंगे नरेशन। आइए नेक्स्ट करते हैं 30 अप्रैल को, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड द अमाउंट इनटू बिजनेस। समझ के करेंगे इसको। देखिए इस ट्रांजेक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हाउस होल्ड, जो घर का फर्नीचर था वो बेच दिया, एंड पेड द अमाउंट इनटू बिजनेस, और बिजनेस में वो अमाउंट लगा दिया। तो सबसे पहले बिजनेस में, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं यहां पर ना, बिजनेस में आया पैसा, कैश अकाउंट डेबिट, कितना 10,000 रुपए आ गया। भाई घर का सामान बेचा और बिजनेस में डाल दिया वो पैसा, तो सिंपल सी बात है ना। एक टेंशन और है, पहले हम इसी को कर लेते हैं। तो जब हमने बिजनेस में डाल दिया तो क्या होगा, भाई बिजनेस में 10,000 डाल गया, और जो फर्नीचर बेचा था तो वो पर्सनल है, वो कैपिटल को हमारी बढ़ाता है, उसको बोलेंगे कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जब इन्वेस्ट कर रहे हैं हम पर्सनल चीजों से, पर्सनल या बैंक से कैश बैलेंस ले आए, या जो भी हम फर्नीचर लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो उसको कैपिटल अकाउंट इंक्रीज बोलते हैं। यहां हमारा कैपिटल बढ़ गया, ये लिख देंगे सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड इनटू बिजनेस, मतलब बिजनेस में वो पैसा लगा दिया। एक ट्रांजेक्शन जो स्किप हो गई थी 30 अप्रैल की, वो कर लेते हैं। रिसीव फ्रॉम मुकुंद एंड कंपनी ऑन अकाउंट, मुकुंद एंड कंपनी से पैसा आया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 30 अप्रैल को, कैश अकाउंट डेबिट टू मुकुंद एंड कंपनी, क्योंकि उसी से पैसा आया है। ठीक है, 3,000 रुपए। तो इस तरह से हम डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। यहां नरेशन लिखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम मुकुंद एंड कंपनी, 3,000 रुपए मुकुंद एंड कंपनी से आ गए। अब हम करेंगे अगली ट्रांजेक्शन जो 30 अप्रैल की ही है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी ट्रांजेक्शन है, इसको समझ के थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आप अपनी स्ट्रॉन्ग करते हुए इसको पहले पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर करेंगे जनरल एंट्री के फॉर्म में हम। देखिए सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000, 30 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है ये, यहां आ जाएगी डेट। इसका जो ट्रांजेक्शन है लिखा है कॉस्टिंग 5,000 की थी, जो अनीता को बेचा है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 टू अनीता फॉर कैश प्रॉफिट, फॉर कैश एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट।
इसका 20% 5,000 का 1,000 रुपये होता है, तो इसका मतलब 6,000 का माल हमने अनीता को बेचा। जब अनीता को बेचा, लेकिन उसमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट भी दिया, 20% का ट्रेड डिस्काउंट भी है इसके ऊपर। 6,000 के ऊपर आएगा 1,200 रुपए। इसका मतलब इन्वेंट्री की वैल्यू जो स्टॉक बेचा वो कितने का बेचा, 4,800 का। क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट जनरल एंट्री के फॉर्म में नहीं दिखाते, ओनली कैश डिस्काउंट दिखाया जाता है, इसलिए हम 4,800 रुपए गुड्स की वैल्यू यहां डालेंगे। यहां क्या लिखेंगे, जिसको हमने माल बेचा उसको लिखेंगे अनीता, अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए ये वर्किंग से आपको ये समझ में आ गया कि कितने के अमाउंट को, सेल्स वैल्यू क्या है वो अराइव करा है हमने इस वर्किंग से। देखिए 5,000 का कॉस्ट प्राइस था सीपी, 20% ऐड किए प्रॉफिट, 1,000 रुपये बनता है जो, तो माल हो गया 6,000 का स्टॉक जो हम बेच रहे हैं। 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया इमीडिएट, तो हमारे को 4,800 रुपये का गुड्स है जो हमने यहां पर इस जनरल एंट्री में लिखना है। सोल्ड गुड्स टू अनीता, दैट्स इट, ये लिखेंगे हम जनरल एंट्री के नरेशन में। तो अब हम कर रहे हैं लास्ट ट्रांजेक्शन, 30 अप्रैल की ही है ये भी। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 टू सुनील एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। यहां पर देखिए क्वेश्चन में, ऑन लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कार्टेज 150 टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर।